मित्रों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। हम निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र का परिचय कल प्राप्त कर चुके हैं। आज उनके द्वारा लिखे गए एक निबंध पर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। हम जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदुकालीन निबंधकारों में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते रहे। इन्होंने खाली निबंध ही नहीं बल्कि निबंध के अलावा पद्य रचनाएं भी की, नाटक भी लिखे और यहाँ तक कि दूसरी भाषाओं का जो साहित्य था उसका अनुवाद करके हिंदी वालों को उस अनुवाद से परिचित करवाया। जहाँ तक निबंधों का सवाल है, आपने अनेकों साहित्यिक निबंध लिखे और ये निबंध भी ऐसे थे जो बिल्कुल सामान्य या साधारण विषयों पर लिखे गए थे, लेकिन इनकी रोचकता बहुत अधिक थी। जैसे दांत, बात और अन्य जो शरीर के या शारीरिक अंग होते हैं, उन अंगों की भी विविध विशेषताओं को लेकर के, समाज में प्रचलित उनकी अवधारणाओं को लेकर के और उनके द्वारा यदि मनुष्य को कुछ प्राप्त हो सकता है, उससे मनुष्य कुछ सीख सकता है, तो उस सीख को उसके साथ जोड़ते हुए बहुत उपयोगी निबंध लिखे। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई हास्य व्यंग्य लिख रहे हो, लेकिन बहुत गंभीर बात इन अंगों के माध्यम से कह जाते हैं। तो उसी तरह का एक निबंध आपका हमारे पाठ्यक्रम में भी है और उसका शीर्षक है दांत। दांत शब्द आते ही आपके मनोमस्तिष्क में बहुत सी बातें आ जाती होगी कि दांत पे क्या निबंध। लेकिन आप विचार कीजिए कि दांत आपके जीवन में किस तरह से जुड़ा है। क्या दांत आपकी अच्छाइयों को प्रकट करता है? क्या दांत आपकी बुराइयों को प्रकट करता है? क्या दांत के माध्यम से आपका मजाक उड़ाया जाता है? क्या दांत के माध्यम से आपके साहस को प्रकट किया जाता है? जीवन के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां दांत आपके उपयोग में आते हैं और उन संदर्भों को साहित्य में लिया जा सकता है, और उसी का उपयोग प्रताप नारायण मिश्र ने अपने इस निबंध में किया है। इस निबंध में मिश्र जी ने बहुत पैनी दृष्टि का प्रयोग किया है। इनकी दृष्टि बहुत पैनी रही है और जहाँ तक इनकी भाषा का सवाल है, भाषा इनकी चुटीली रही है, चुटकियाँ भरने वाली। इसके साथ साथ लोकमानस में क्या प्रचलित है दांतों के बारे में, हर समाज में दांतों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। बहुत सी बातें प्रचलन में जो हमें भी पता है और बहुत सी बातें ऐसी है जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन लेखक चूंकि लेखक है, साहित्यकार है, तो वो पकड़ लेता है इन चीज़ों को। और इसके साथ साथ दांतों के बारे में शास्त्रों में जो कहा गया है, वो भी लेखक की नज़रों से बच नहीं पाया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
प्रताप नारायण मिश्र का जो विद्वता का स्वभाव है, विद्वता उनके व्यक्तित्व में है, वो इस निबंध में स्पष्ट रूप से झलकती है। और हम दावे से कह सकते हैं कि वो एक विद्वान व्यक्ति थे, विदूषक थे। अब यहाँ विदूषक का अर्थ मजाक के रूप में लें तो हम अलग ले जाते हैं, वो छोटा अर्थ हो जाता है। यहाँ विद्वान के संदर्भ में ही लेंगे। इस निबंध में देखने में तो यूँ लगता है जैसे वो दांत की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सामान्य से दांत की सामान्य बातें करते हुए भी आप हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कह जाते हैं, जिसकी की सख्त ज़रूरत थी उस समय, आज भी है, क्योंकि समाज कंटक लोग हमारी इन हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़का करके देश को फिर से बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीयता की भावनाएं हैं वो भी दांतों के माध्यम से यहाँ लेखक स्पष्ट रूप से कह जाते हैं। दांतों के विषय में जो लोगों में उस समय के समाज में जितनी भी बातें प्रचलित हैं और दांतों के बारे में जो सूचनाएं हमारे शास्त्र देते हैं, उनमें से अधिकांश बातों का इस निबंध में निबंधकार ने वर्णन कर दिया है और हमको इस दांत के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया है। किस तरह से? इस निबंध की शुरुआत ही लेखक बड़े रुचिकर तरीके से करते हैं। आप शुरुआत देखिए, जब हम इस निबंध को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो क्या सामने आता है? इस 2 अक्षर के शब्द तथा इन थोड़ी सी छोटी छोटी हड्डियों में भी उस चतुर कारीगर ने वह कौशल दिखलाया है कि किसके मुंह में दांत हैं जो पूरा वर्णन कर सके। मुख की सारी शोभा और यावत भोज्य पदार्थों का स्वादु इन्हीं पर निर्भर है। कवियों ने अलक, भ्रू, बरुणी आदि की छवि लिखने में बहुत रीति से बाल की खाल निकाली है, पर सच पूछिए तो इन्हीं की शोभा से सबकी शोभा है। बिल्कुल सामान्य सी बात को बड़ी रुचिकर तरीके से क्या करें, छोटी छोटी हड्डियों में दांत क्या है? यदि विज्ञान की भाषा में बात करें, छोटी छोटी हड्डियां हैं। कहते हैं ईश्वर ने जिसने कि इस शरीर की रचना की है या जीवों की रचना की है, इन छोटी छोटी हड्डियों को रखने में, जमाने में भी बहुत ज़बरदस्त कारीगरी का कौशल दिखलाया है। और ये कौशल इतना ज़बरदस्त है कि शायद किसी के मुंह में दांत नहीं है, इतने दांत नहीं है जो इन सब का वर्णन कर सके या इसकी शोभा का वर्णन कर सके। अर्थात दांतों की सुंदरता पे, दांतों की विशेषता पे, दांतों की उपयोगिता पे इतना कुछ है कि एक आम आदमी इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। इसके साथ साथ कवियों के संदर्भ में भी बात करता है लेखक कि हमारे यहाँ बहुत से कवियों ने अलकों पर, भ्रू पर, बरुणी पर बहुत कुछ लिखा है और बहुत तरीके से लिखा है, बहुत भांति से लिखा है। समस्त रीतियों का प्रयोग कर लिया है।
और लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि बाल की खाल भी निकाली है। लेकिन सच में पूछा जाए तो इन सब की शोभा भी तभी है जबकि दांत है। इस बात को आगे और भी स्पष्ट करते हैं, लेकिन यहां हम इतना ही कहते हैं। आगे जो है बात करते समय इसी बात को और दूसरे तरीके से बढ़ाते हैं कि यदि दांत नहीं हो तो जिन चीज़ों की शोभा का वर्णन कवि लोग करते हैं, नाक का, ठुड्डी का, तो उनकी क्या स्थिति होती है? नाक और ठुड्डी मिलकर के एक होती नजर आती है। तो इनका सौंदर्य कहाँ जाता है? फिर कोई कहता है कि ये सुंदर है? और ये जाने का मतलब बुढ़ापा आना भी है। और इसके साथ साथ लेखक ये भी बताता है कि इनकी तुलना, दांतों की तुलना हीरा मोती इत्यादि से की गई है, लेकिन इनकी शोभा, इनका मूल्य इन भौतिक वस्तुओं से बहुत अधिक है। इनके माध्यम से सौंदर्य तो बढ़ता ही है, लोग उस सौंदर्य का रसपान करते हैं, लेकिन इनके माध्यम से हमारे जो स्वाद का एक लेने का स्वभाव होता है, पाक शास्त्र एक कला होती है, तो कहते हैं कि पाक शास्त्र के 6 रस और काव्य शास्त्र के 9 रस, इन सब का आधार दांत ही है। दांत नहीं हो तो हम न तो पाक शास्त्र के रसों का अनुभव कर सकते हैं और न ही काव्य शास्त्र के रसों का अनुभव कर सकते हैं। जो खाने का मज़ा दांत होने पर लिया जा सकता है, वो दांत नहीं होने पर नहीं लिया जा सकता। अब लेखक श्रृंगार की बात भी करते हैं। लेखक कहता है कि शायद ही कोई ऐसा कवि होगा जो श्रृंगार की बात करता हो और जिसने सुंदरियों के दांत गिनाने की, दांतों की शोभा का वर्णन नहीं किया हो। होठों का, गालों का जो सौंदर्य है, उनका जो सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य के वर्णन में भी दांतों का वर्णन जरूरी हो जाता है। यदि दांत नहीं है तो उनका सौंदर्य भी नहीं हो सकता। अपने कलम की कारीगरी तभी दिखाई जा सकती है जब वो दांतों के बारे में बात करेगा। अब दांतों की जब चर्चा चली है तो लेखक आगे कहते हैं कि देखो, दांतों के तरह तरह के किस्से हैं। यदि मिश्री तथा पान इत्यादि के रंग से रंगे हुए दांत हैं तो उनकी शोभा का अलग बखान है। यदि चमकीले चटकीले दांत हैं तो उनकी शोभा का अलग बखान है। हंसते समय जो दांत होते हैं, दांत दिखते हैं, जो दंतावली दिखती है हमारी, उनकी शोभा अलग ही है और उनको देखने में रसिकों को एक अलग ही आनंद होता है। उनके नयन उससे बड़े प्रमुदित हो जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि इनका वर्णन करना किसी व्यक्ति के लिए वही बात हो जाती है जो कि गूंगे की मिठाई की होती है। गूंगा मिठाई का रसा स्वादन तो कर सकता है, लेकिन कोई उसको कहे कि आप इस स्वाद का, इस आनंद का वर्णन कीजिए, तो वो वर्णन नहीं कर पाता। तो यहाँ इन दांतों
के हंसते समय का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि बातों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से इनकी शोभा का वर्णन करना बहुत कठिन होता है, या इसका जो आनंद का एहसास रसिक लोग करते हैं उसका वर्णन करना बेहद कठिन होता है। आगे लेखक ने और भी बहुत सी बातें बताई है जो हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे कि इसकी जो दांतों के बारे में, दांत निबंध के बारे में इस निबंध संकलनकर्ता के क्या विचार थे वो हमने देखे, और उसको थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस निबंध की शुरुआत को हमने देखा। हम जानते हैं कि दांत निबंध जो है बहुत बड़ा निबंध नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत अधिक बातें नहीं ली गई है, लेकिन जो भी बात ली गई है वो बड़ी रसदार तरीके से ली गई है, बड़ी मनोरंजक तरीके से ली गई है, व्यंग्य के रूप में भी ली गई है, हास्य व्यंजना के रूप में भी ली गई है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत गंभीर बात इनके माध्यम से लेखक कह जाता है। और अंत में जाते जाते हम इन चीज़ों को भी समझ लेंगे कि निबंधकार यहाँ तक आते आते हमको खाली दांत के माध्यम से क्या क्या बताया जाता है, दांत किस किस से जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। रसातल में भी लेके जाएगा दांत, आसमान पे भी चढ़ाएगा दांत, गुस्सा भी दिखाएगा दांत, प्रमुदित भी करेगा दांत। तो दांत के बहुत कुछ उपयोग हमारे जीवन में उनका यहाँ लेखक स्पष्ट करता है। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसी को और आगे बढ़ाते हुए इस निबंध का जो कि दांत नाम से है आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।